हेलो गाइस। तो अपन कहाँ पे अटके थे बेटा? अपन अटके थे कुछ डायगोनल मैट्रिक्स की अपन बात कर रहे थे, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ गया था तो बेटा वो पार्ट वहां से क्या हट गया था। तो अपन वहीं से क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो अपने ने क्या पढ़ा था बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स याद है ना अपन को कि किसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट लिखे थे अपने ने, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर अपन डिस्कस कर चुके थे, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद अपन डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि किस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं? जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं और आजू बाजू जीरो होते हैं, ठीक है ना। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? DIAG, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर तुमको इतना बड़ा आइटम ना लिखना हो तो तुम सिंपली क्या लिख दो? तुम सिंपली लिख दो DIAG और जो डायगोनल में एलिमेंट्स है वो, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, सर ने क्या बोला? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। आगे बात समझ में आ गया ना। अच्छा, अब कोई ये पूछ सकता है कि सर क्या डायगोनल में 3 एलिमेंट है यहाँ पे, क्योंकि 3x3 का है, तो सर इनमें से क्या कोई जीरो हो सकता है? मैं बिल्कुल जीरो हो सकता है, पर सारे जीरो नहीं हो सकते, है ना। एक या दो जीरो हो सकते हैं, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े। अच्छा चलो, तो इसको इस तरह से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है ना। और खास बात क्या है कि इसको अगर मैथमेटिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखा जाता है कि Aij इक्वल टू 0 लिखते हैं, है ना। यानी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे अगर I इक्वल टू जे नहीं है तो। ये डायगोनल मैट्रिक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक खास बंधु है ना जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आता है, कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई साहब? सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? सेम। या तो ऊपर नीचे तो 0 0 होगा क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है। तो ये जो डायगोनल के आइटम लोग ना, डायगोनल के आइटम लोग, ये सारे के सारे कैसे होंगे? सेम होंगे। या तो 2 2 2, 3 3 3, 7 7 7, है ना। 1 by 2 1 by 2 1 by 2, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। एक खास शर्त है, ये 1 नहीं हो सकता। सर सारे 1 हो गए तो क्या दिक्कत है? बेटा दिक्कत कुछ नहीं है, पर उसके लिए एक स्पेशल नेम है जो कि अब स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आएगा। तो भाई तीसरा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स के अंदर है कि अगर सारे 1 हो जाए तो उसका एक स्पेशल नेम है, उसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी अथवा यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी अथवा यूनिट मैट्रिक्स। आगे बात समझ में है ना। ये उसका नाम है। सर शक्ल कैसी है? अरे भाई सारे 1 हो जाए, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे बात समझ में? किसी भी टाइप का दिक्कत? पक्का? अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखने की देरी है, क्या? के डिनोटेड बाय। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या तो यूनिट मैट्रिक्स बोलो, इसको डिनोट करते हैं आई से। इसको डिनोट करते हैं आई से। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसी के नीचे तुम तो इसके नीचे लिखना, क्या लिखोगे कि अगर कभी ऐसा आ जाए, कहीं तुमको लिखा मिले I2, कहीं तुमको लिखा मिले I2, तो I2 का मतलब, I तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 का मतलब क्या हो गया? ये उसका ऑर्डर दिखा रहा है। ये उसका क्या दिखा रहा है? ऑर्डर दिखा रहा है। तो बेटा इसमें क्या लिखा जाएगा? 1 0 0 1, ठीक है। इसको कुछ लोग I बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको I3 बोल सकते हैं, है ना। वैसे अगर I3 की बात की जाए तो भाई वो कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोल, क्या बात ले रहे थे? हाँ कि ना? कोई दिक्कत? पक्की बात? आगे बढ़ जाए। चलो, तो ये छापो। चलो, तो बेटा अपना नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब अपन को दो मैट्रिक्स को इक्वल बताना है। अब जाहिर सी बात है, जहां पे इक्वालिटी का मतलब आएगा कम से कम 2 लोग तो होंगे, कम से कम 2 लोग तो होंगे। और इक्वल का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो आइटम एकदम एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। वही सेम कंडीशन अपन को मैट्रिक्स में लगानी है, ठीक है ना। तो भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, जब उनका ऑर्डर सेम हो। पहली शर्त ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, ठीक है ना।
और दूसरी शर्त क्या है कि हर आइटम सेम होगा। अगर तुम कांच के सामने खड़े हो जाओ तभी तो बोलोगे कि तुम एकदम एक जैसे दिख रहे हो, है ना। अगर तुम प्लेन मिरर के सामने अपनी परछाई देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, तभी तुम बोलोगे एक जैसे हो, है ना। सिर्फ लेटरल इन्वर्जन होता है, बात अलग है ना। तो एक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स आमने सामने बैठे हैं तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हूबहू एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, कोई सेंस है इस बात का? मुझे तो नहीं लग रहा, है ना। सिर्फ आर्टिकल है, लिखवाने के लिए लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, सबसे सिंपल आर्टिकल है। अभी एक आध दो लेक्चर तो सिर्फ ऐसे सिंपल ही निकलेंगे। जब से मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट होगा तब से इसमें अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, तब तक इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो कहना क्या चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई मैट्रिक्स है ए, पहले मैथमेटिकल टर्म्स में लिखता हूं, अभी जो लिखूंगा नहीं समझ में कोई बात नहीं, इसके बाद एग्जांपल दूंगा एकदम समझ में आ जाएगा। थोड़ा किताबी लिखवा देता हूं। अगर एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, और मेरे को a और b को बराबर दिखाने का है, दिखाना है। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, ऑर्डर सेम होगा, यानी ये जो m है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये जो m है वो सर किसके बराबर होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए, और ये जो n है वो किसके बराबर होना चाहिए, सर q के बराबर होना चाहिए। तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो भाई m किसके बराबर होना चाहिए, p के बराबर, और n किसके बराबर होना चाहिए, q के बराबर। ठीक है, एक बहुत ही तगड़ा सा फटाक से एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने लिया ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और यहां पे ले लिया मैंने 1 2 3 4, है ना। मैंने बोल दिया फाइंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब भाई एक मैट्रिक्स ये इक्वल टू का साइन है, यानी इक्वल है दोनों। अगर दोनों इक्वल है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू बताओ। जाहिर सी बात है, ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2। तो भाई अगर ऑर्डर सेम है तो उसके बाद दूसरी शर्त क्या है कि भाई ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज सेम, यानी हर आइटम सेम है। तो भाई अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, बीटा किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर, ये किसके बराबर, 3 के बराबर, और ये किसके बराबर, 4 के बराबर। वैल्यू आ गया अल्फा इक्वल टू 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर कोई बोल दे ऐसा, चल पहले छोटा लेते हैं, 2xy 7, और यहां पर ले लिया मैंने अल्फा 9 12 और कुछ भी ले लो 7। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो किसी ने बोला कि फाइंड x y और अल्फा, 3 अननोन है यहां पे। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, भाई ये और ये एलिमेंट सेम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो भाई और x किसके बराबर हो जाएगा, 9, तो अल्फा किसके बराबर आ गया 2, x किसके बराबर आ गया 9, और y किसके बराबर आ गया 12। ठीक है, हाँ के ना, आ गया। देयर इज अ कैच बेटा, अगर यहां पे 7 नहीं लिख के, अगर यहां पे 5 लिखा होता, अगर यहां पे 7 ना लिख के 5 लिखा होता तो ये सारे के सारे आंसर कैसे हो जाते, गलत हो जाते, क्योंकि हर एक एलिमेंट अलग होना चाहिए, सॉरी सेम होना चाहिए। ये 7 और ये 5 तो मैच ही नहीं खा रहा ना, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि भाई तुरंत देख के फटाक से आंसर मत दे देना, पहले देखो क्या हर एक एलिमेंट में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ के ना। आई बात समझ में। यहां पे अगर 5 होता तो तुम शुरुआत में देख के आंसर दे देते, पर ये गलत है, हाँ के ना। ये आंसर तभी वैलिड है जब 5 की जगह पे क्या लिखा हो, 7 लिखा हो। क्या मेरी बात क्लियर है, आई बात समझ में?
आगे ना, इसको लिखो। चलो मिटा दो। चलो एक आध क्वेश्चन और देता हूं, छोटू मोटू देता हूं, ठीक है। 2xy 1 2 alpha beta, find x y अल्फा बीटा। बताइए जनाब एक्स वाई अल्फा बीटा, ठीक है। तो आंसर क्या दोगे, सोच। वेरी गुड। नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, दोनों का ऑर्डर ही खराब है। ये इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है क्या, नहीं। तो हम पहले मना कर देंगे कि भाई इक्वल ही नहीं है, तो अल्फा बीटा एक्स वाई दूं कैसे, दे आर नॉट इक्वल। आगे बात समझ में, पक्की बात है ना। चलो अब एक एनसीईआरटी का सवाल और कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ठीक ठाक, तो ये एक सवाल था यहाँ पे। तो भाई इक्वालिटी की बात छिड़ी है, तो चालू हो जाता है। देखो ये आइटम इसके बराबर, तो मैंने पहले क्या लिख दिया, x प्लस वाई 6 के बराबर, 2 2 के बराबर, 5 5 के बराबर, और एक्स वाई किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। एक्स वाई किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया, ठीक है ना। और ये घिसा बेटा सवाल है, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। तो भाई अब दो इक्वेशन आ गए तुम्हारे पास और दो ही वेरिएबल है, तो आई थिंक सो आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसको कैसे भी सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो तुम कौन से तरीके सॉल्व करना चाहते हो, है ना। भाई पहला जो तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने यहां से देखा y का वैल्यू हो गया 8/x, और इसको उठा के मैं इसमें डाल देता हूं। तो जैसे ही मैं डालूंगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 8/x इक्वल टू 6। हाँ के ना, एलसीएम लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, और यहां पे कितना आ जाएगा ये, प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम 12th में हो, तो आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है बेटा। तो तुम लोग यहां से क्या करोगे, तुम लोग यहां से x की वैल्यू निकालोगे, x की परमिसिबल वैल्यू निकालोगे, आंसर आएगा। तो यहां से x की दो वैल्यू आएगी, उन दोनों को निकालना, ठीक है। और दोनों को निकालने के बाद तुम लोग y में पुट कर देना, y के भी दो आंसर आएंगे, ठीक है। तो भाई तुम्हारे पास पॉसिबल आंसर्स कितने आ जाएंगे, तो पॉसिबल आंसर दो आएंगे, x, y, क्योंकि यहां पे x की दो वैल्यू आएगी और यहां पे y की दो वैल्यू आएगी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। इसको करने का एक और तरीका भी है, ये तो था, चलो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। इसको करने का एक और तरीका भी है कि जब भी तुमको सम और प्रोडक्ट में डेटा दिया हो, क्योंकि ये चीज आगे बेटा स्टेटिस्टिक्स नामक चैप्टर है जो तुम शायद पढ़ चुके हो, है ना, उसमें कहीं पे काम आती है, तुमने सीखा भी होगा ऐसा कुछ, है ना। ये सेम टू सेम चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट है ना। और ये कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलरली ये कॉन्सेप्ट जे में बहुत बार फ्रीक्वेंटली आ चुका है, ठीक है ना। बस हमें याद रखना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट तुम्हें जब भी दिखाई दे तो हमेशा डिफरेंस की तलाश करो। यहां पे सम दिखाई दे गया, प्रोडक्ट दिखाई दे गया, तो क्या सम और प्रोडक्ट में ऐसा कोई रिलेशन है जो डिफरेंस को जन्म दे सकता है। याद करके देखो, याद करके देखो। अब सोच के देख, क्या तेरे को ये मालूम है कि भैया x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है ना। मालूम है क्या सर जी, ये होता है, ये मैं अपने घर से लिख रहा हूं समझाने के लिए कि क्या कर रहा हूं मैं। ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बोल हाँ कि ना। आगे बात समझ में, क्या किया मैंने ये। अच्छा बेटा, इसके साथ ना एक छोटी सी छेड़खानी कर सकते हैं। यहां पे है मा लाइफ मा रूल्स। मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं कि भाई अपने घर से मैंने क्या कर दिया,
2xy ऐड और 2xy सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरी मर्जी। अब मैंने इसका और इसका पेयर बना लिया, तो जैसे मैं इसका पेयर बनाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस y², और ये माइनस का 2xy कितना हो गया, माइनस का 4xy। बोल हाँ क्या ना। तो भाई ये कितना हो गया, ये पूरा आइटम, ये जो इतना आइटम है ये क्या हो गया अपने पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और ये कौन है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई साहब x माइनस वाई, सर इतना रहने दो। तो भाई ये रिलेशन है जो तुमको आई होप पता होना चाहिए। अब वही बात है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, तो भाई यहां से मैंने क्या रख दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 6 और इसका वैल्यू कितना है 8। तो भाई ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x इंटू वाई कितना दे रखा है 8, ये कितना हो गया 36 माइनस 32, ये कितना हो गया 4। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 4, यहां साइड में लिख रहा हूं। तो भैया x माइनस वाई कितना आ गया, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब कि एक बार तो होगा x माइनस वाई 2 के बराबर, एक बार होगा x माइनस वाई माइनस 2 के बराबर। ये सुन लो, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास x प्लस वाई का डेटा पड़ा है, एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करना, x प्लस वाई इक्वल टू 8, और एक बार उसको सॉल्व करना इसके साथ, यहां से xy का वैल्यू मिलेगा, यहां से xy का वैल्यू मिलेगा, आंसर सेम टू सेम आएगा। जो तुम्हारी मर्जी हो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये वाला मेथड मैथमेटिकली ज्यादा सही है और बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो आंसर निकाल लेना और छापो। चलो भाई, अपना अगला टाइटल है बेटा, अगला आर्टिकल है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, स्केलर बोलो तुम उसको, कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है ना। मतलब जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे मैट्रिक्स के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है, कुछ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बार छोटे से एग्जांपल समझते हैं। ये लिखा पड़ेगा काम है, तुमको अपने नोट्स कॉपी में इसको एज इट इज लिखना है। ठीक है ना, अब अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, भाई लिखा हुआ तो समझ में आई थिंक सो आता है। ठीक है ना, अब है क्या लिखा हुआ मैं वो बता देता हूं कि अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, बोला है 1 2 3 4, और किसी ने बोला कि 2a बताओ। 2a मतलब इस a को किससे मल्टीप्लाई करना है 2, स्केलर क्वांटिटी क्या है 2। तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो भाई क्या निकल के आएगा, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना, 6 8। आगे बात समझ में? कोई अगर मुझे कहता कि मेरे को माइनस का ये बताओ, माइनस का ए बताओ, तो भाई माइनस ए का मतलब क्या होता है, इट इज -1 इंटू ए, इट इज -1 इंटू ए, यानी हर क्वांटिटी का क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, इन सब के साथ नेगेटिव साइन चिपक जाएगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, यानी बेसिकली क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है aij, ठीक है ना, और तुमसे अगर कोई मांगता है k टाइम्स a, इसको किसी k से मल्टीप्लाई करना है, k कौन है यहां पे 2 3 जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो बेटा वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। आगे बात समझ में? ठीक है ना, एक ये अगर तुमसे कोई पूछता कि k टाइम्स, नहीं k नहीं, चलो ले लो 5 टाइम्स diag k1 k2 k3, इसका मतलब बोले तो नहीं हो ना, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा
5 से, तो बेटा मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, इट विल बी डायगोनल, हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, k1 5 k2 5 k3। बोलो कोई दिक्कत, समझने में कहीं पे दिक्कत है ना? तो छापो, फटाक से छापो। चलो भाई, अब नेक्स्ट आर्टिकल, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स को जोड़ना है, मैट्रिक्स को जोड़ना है, ठीक है ना। अब एक बात बताना, एडिशन एवं हो जाता है क्या? एडिशन एवं हो जाता है क्या? अगर मैं तुमसे कभी पूछूं, है ना, ये फिजिक्स का बहुत ही जबरदस्त और फेमस कोई जमाने में हुआ करता था कि किसी ने पूछ लिया था, है ना, एक छोटे से बच्चे ने न्यूटन को पूछा था कि न्यूटन अंकल, क्योंकि पूरी कॉलोनी में न्यूटन से बड़ा विद्वान उस समय कोई नहीं था, तो एक छोटे से बच्चे ने, जिसने गणित अभी पढ़ना सीखा था, तो उसको स्कूल में होमवर्क मिला था। किसी ने उस बच्चे से पूछा था, स्कूल में होमवर्क मिला था कि सर कि 5+2 पूछ के आना, पता करके आना, होमवर्क दिया था। तो उस छोटे से बच्चे ने न्यूटन से पूछा, है ना, उसकी कॉलोनी में न्यूटन साहब रहते थे, तो उसने पूछा न्यूटन अंकल 5+2 कितना होता है, मेरे को होमवर्क मिला बताओ। तो न्यूटन अंकल बोले कि बेटा शाम तक बताता हूं, सोच के बताता हूं, सोच के बताता हूं। तो बच्चा असमंजस में पड़ गया कि साला मैंने मेरे बाजू वाले बच्चे से पूछा, उसने बता दिया इसका आंसर 7। न्यूटन अंकल इतने बड़े विद्वान, वो नहीं बता पा रहे 5+2 = 7, है ना। बोला कोई बात नहीं, अंकल से शाम को पूछूंगा, अंकल से शाम को पूछूंगा, ठीक है ना। फिर वही बच्चे का सवाल, न्यूटन अंकल आए घूम के, बच्चे ने अंकल 5+2, तो न्यूटन अंकल ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया, जिससे उस बच्चे को एकदम कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी हो गई। उसने बोला 5+2, न्यूटन अंकल ने बोला बेटा मेरे को नहीं पता। बच्चा बोला क्या बात कर रहे हो अंकल, आप तो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज लिख के देते हो, इतना बड़ा बड़ा सब निकाल के दे रहे हो, हम बच्चों के ले रहे हो, और आपको 5+2 नहीं पता। तब न्यूटन क्या बोला पता है? बोला कि बेटा तूने 5+2 तो बोल दिया, पर तूने 5 का यूनिट नहीं बताया, तूने 2 का यूनिट नहीं बताया। तब चीज समझ में आई कि एडिशन सेम यूनिट वालों का होता है। अगर मैं बोलता कि 5 लीटर + 2 kg, क्या आज भी ये 7 होता? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लीटर में केजी जुड़ता है क्या? लीटर में केजी जुड़ता है क्या? नहीं ना। तो बेटा ये बात ध्यान रखना कि सेम यूनिट की चीजें जुड़ती है। ऑन द सेम नोट, अगर मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो सेम ऑर्डर वालों का ही एडिशन होगा, सेम ऑर्डर वालों का ही एडिशन होगा, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं, है ना। एकदम छोटी सी बात है, ऑर्डर सेम होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि भाई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, है ना, बहुत ही तो बेसिक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। और किसी ने मैट्रिक्स बी बोल दिया 2 4 1 2, है ना, बहुत ही बेसिक। किसी ने बोला अंकल a + b बताओ, a + b बताओ, तो भाई दोनों को जोड़ दो। तो पहले से पहला जुड़ेगा, दूसरे से दूसरा जुड़ेगा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। तो भाई एक के साथ क्या जुड़ेगा, ठीक है ना। मैं तुम्हें चेन बता देता हूं, है ना, वो कई लोग भूल जाएंगे। इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो। भाई 1 + 2 3, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 4 + 2 6, ये आएगा आंसर। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर ही लेते हैं। किसी ने ये बोला, सेकेंड चीज अगर किसी ने बोली होती कि बताओ 2a, चल प्लस नहीं माइनस लेते हैं, -3 भी बताओ, 2a माइनस का 3 भी बताओ। तो इसका मतलब पहले तो a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और b को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जोड़ देना है। कहने का मतलब 2 × a प्लस -3 × b, ठीक है ना। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 4 6 8, प्लस का साइन है। हमको बीच में माइनस पूछा था, ठीक है। मैं एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूं। अब -3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको b को, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां कितना आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -6 -12
माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 6। अब इनको आपस में जोड़ दो जिसे जोड़ना है। तो कितना हो गया 2 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 4, 4 और माइनस का 12 माइनस का 8, 6 और माइनस का 3 प्लस का 3, 8 और माइनस का 6 2। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। इस तरीके से एडिशन परफॉर्म किया जाता है। एडिशन के चलते मैंने तुम्हें सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया, तो सब्ट्रैक्शन अलग से मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं। गॉट माय पॉइंट? ठीक है ना। इन जनरल अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और B जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, तभी पॉसिबल, ओनली पॉसिबल इफ m, यानी ओनली पॉसिबल अगर m p के बराबर और n q के बराबर। अगर ऑर्डर सेम होगा तब हम कह पाएंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है। और क्या मिलेगा ए आई जे प्लस बी आई जे। आगे बात समझ में? ऑर्डर क्यों की दोनों सेम है तो मैं ये लिख दूं तो भी चलेगा, तुमको m क्रॉस n की जगह पे p क्रॉस q लिखना है तो भी चलेगा। गॉट माय पॉइंट? आगे बात समझ में? इसको छापो, एक सवाल करते हैं। चलो भाई एक छोटा सा इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी का एक सवाल और कर लेते हैं, है ना। तो भाई क्या दिया है तुमको, मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई इतना, x माइनस वाई इतना, ठीक है ना। तुमको एक कंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स दिया है, तुमको वहां से ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालना है ना। इसको तुम ये समझो, ये लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी नोट पे सॉल्व करना है। तो भाई मेरे को क्या समझ में आ गया कि भाई x प्लस वाई कितना है 7 0 2 5, x माइनस वाई कितना आ गया मेरे पास 3 0 0 3। आपस में जैसे एलिमिनेशन से सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है। तो चालू हो गए, ये तो गया, ये कितना हो गया 2 टाइम्स x, ये ऐड हुआ, ये भी ऐड होगा, 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। आई बात समझ में? जैसे ये 2 वहां जाएगा ये बिल्कुल वैसे ही वहां जाएगा। x कितना हो गया 1/2 ऑफ 10 0 2 8, ठीक है ना। अब ये भी एक स्केलर मल्टीपल है, हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, हाँ के ना। एकदम गरीबों की तरह सब कुछ करके दिखा रहा हूं। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा। आगे बात, ये वाला आइटम सबसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और फाइनली x कितना मिल गया तुम लोग को 5 0 1 4। बोला है बात समझ में? हाँ के ना। इस x को किसी भी एक में उठा के रख दो, किसी भी एक में उठा के रख दो। तो मेरे को क्या पता है x प्लस वाई कितना है 7 0 2 5। अब x कितना आ गया मेरे पास 5 0 1 4 प्लस का y 7 0 2 5। इसको वहां लेके चले गए, बिल्कुल अलजेब्रा वाले स्टेप्स ही करने हैं। ये कितना हो गया 7 0 2 5 5 0 1 4। तो भाई कर दिया, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में 4 गया 1। ये क्या आ गया तुम्हारे पास आंसर। आई बात समझ में? तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, जैसे तुम लोग 10th में सॉल्व किया करते थे एलिमिनेशन मेथड से, वैसे ही सेम टू सेम अप्रोच है। इनको भी किस तरीके से सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। छापो। चलो भाई अब बेटा ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज है ना, बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज है जो तुम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। बेटा कम्यूटेटिव किसको बोलते हैं हम लोग? ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब कि या तुम लिखो ए प्लस बी, ए में बी को जोड़ो, या तो बी को ए में जोड़ो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कहने का मतलब है कि बी और सी को पहले जोड़ के फिर ए को जोड़ो, या तो ए और बी को जोड़ के
फिर सी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता ही है ना हम लोग को, ही तो हरकत। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स करने का मतलब क्या है कि भाई साहब अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे नल मैट्रिक्स आ जाए, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे नल मैट्रिक्स आ जाए तो कहा जाएगा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू माइनस बी। बी को वहां लेके चलिए, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। आगे बात समझ में, ठीक है। चौथा है कैंसलेशन लॉ। अगर कहीं पे लिखा है बेटा a प्लस बी और कहीं पे लिखा है यहां पे a प्लस सी, ठीक है ना, तो आंख बंद करके तुम दोनों तरफ से a को उड़ा सकते हो, और उड़ाने के बाद तुम कह सकते हो कि b और c बराबर 6। दिस इज कैंसलेशन लॉ। सिंपल लॉज है ना, हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, इसमें कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा नई चीज नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है, छापो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो भाई किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरोस हो सकते हैं, हमें ये पता लगाना है, ठीक है ना। तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, कम से कम जीरोस, तो एक पहले छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं सर, कि भाई जैसे कि 1 2 3 0 0 0, यहां पे मान लो कि मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाया। क्या ये मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? हाँ, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, या तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो, या तो डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसका मतलब सर कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स में, अगर हमें कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम जीरोस बताने हैं, कम से कम जीरोस बताने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल के नीचे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हमें ये पता करना है कि सर इसके नीचे कितने जीरोस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से समझते हैं, है ना। तो इसको तो मिटाता हूं मैं, तो अब देख कर क्या रहे हम लोग, एक मैं मैट्रिक्स लेता हूं बड़ा सा, चलो A11 A12, चल पहले ये नहीं लिखता, A22 A33 एंड सो ऑन करते 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 AN। क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने सबसे पहले क्या बनाया, मैंने सबसे पहले डायगोनल्स बना दिए, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? बहुत बढ़िया, n इंटू एन, एन स्क्वायर। तो भाई मेरे को यहां से मालूम चल गया क्या, कि टोटल एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, n स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो ये डायगोनल है, हाँ के ना। अब डायगोनल के नीचे कुछ एलिमेंट होंगे, डायगोनल के ऊपर कुछ एलिमेंट होंगे। अगर मुझे इस मैट्रिक्स को एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो भाई साहब या तो ये वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, या तो ये वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि मैं इन सबको जीरो बना रहा हूं, इन सबको मैं क्या बना रहा हूं, जीरो बना रहा हूं। और यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे इधर इस वाले आइटम में कुछ भी हो सकता है। यहां कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। मेरे को तो यहां बनाना है, इसका मतलब यहां पे जितने जीरो होंगे वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो मेरे को पता लगाना है कि भाई यहां पे कितने जीरोस आ रहे हैं, यहां पे कितने जीरोस आ रहे हैं। मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम। तो भाई मुझे नहीं मालूम, तो मैंने क्या मान लिया कि भाई लेट
द एलिमेंट्स दी एक्स, यानी यहां पे जितने भी लोग होंगे सारे के सारे जीरो होंगे, पहली बात तो है ना। और जितने भी लोग होंगे उनको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है ना भाई, चलो बात क्लियर। अब एक बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि अगर यहां पे एक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल की इस तरफ ये वाला जो आइटम है यहां पे भी एक्स लोग होंगे। जितने यहां होते उतने तो यहां होते भाई, भूल गए क्या? टिम टिम टिम, जैसे लिखते हैं ना 0 0 0 0 0 0, है ना। तो भाई यहां पे 3 लोग है तो यहां पे 3 लोग है ना। तो अगर यहां पे x लोग है तो यहां पे कितने लोग हो जाएंगे, यहां पे भी x लोग होंगे। तो बालक यहां पे कितने लोग होंगे, यहां पे भी x लोग होंगे, ये मैंने माना। इसके हिसाब से ये भी x लोग हो गए, ठीक है ना। अच्छा अब देख, अब कुल कितने हैं। अब जो ये वाला आइटम है, ये इतने लोग, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब डायगोनल में कितने एलिमेंट है भाई, यहां पे कितने एलिमेंट्स है देख के बताओ। n एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते n एलिमेंट्स है। तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है भाई साहब, n। यहां पे x, डायगोनल में n, और यहां पे कितने आ गए x। यही तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पहले से मालूम है कितने हैं, n स्क्वायर है। तो भाई साहब इसके हिसाब से n प्लस x किसके बराबर होना चाहिए, n स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो टोटल एलिमेंट्स है और टोटल एलिमेंट्स का n स्क्वायर है। तो भाई ये कितना हो गया, 2x प्लस n बराबर n स्क्वायर। ये कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस n, ये 2 को लेके गए नीचे, ये कितना हो गया, n माइनस 1/2। और कुछ लोग इसको प्रेम से, अगर तुमने पीएनसी पढ़ रखा है तो इसको कुछ लोग प्रेम से बोलते हैं NC2। आई बात समझ में। इसका मतलब कि भाई साहब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे n माइनस 1/2। ठीक है, इसकी पुष्टि कर लेते हैं कि सर आप ये जो फॉर्मूला निकाल के लाए हो, है ना, ये तुम एग्जामिनेशन में निकाल भी सकते हो अगर पूछे तो, बट मेरी मानो तो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 4x4 का, टिम 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 टिम, ठीक है ना, इसमें कितने जीरो होने चाहिए, 1 2 3। चल पहले बना ही लेते हैं सीधा सीधा, 0 0 0 समथिंग समथिंग समथिंग, A22 0 0 टिम टिम, A33 0 टिम, A44। ठीक है ना। अब देख, क्या ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 है। इस फॉर्मूले से 6 आंसर आना चाहिए। n कौन है, ऑर्डर कौन है, ये 4x4, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 4। रख उस फॉर्मूले के अंदर, यानी जीरोस कितना हो जाएगा, n माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1/2 कितना हो गया, 2 4 माइनस 1 3 3 2 जा 6। देख गिन ले, 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 6 जीरो, कम से कम 6 जीरो आने चाहिए, तब जाके ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। आई बात समझ में। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, छापो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। भैया डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग एंट्रीज। अलग अलग का मतलब भैया यहां पे हो गया 1 2 1 4 9 2 2 1। तो अगर तुमसे पूछे कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 9। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 9। डिस्टिंक्ट क्या सारे के सारे अलग अलग है, मैं कहा नहीं। देखिए 1 2 3 4, ये 1 4 बार लिखा है, पर 1 तो 1 ही है ना, सेम होता है ना, तो इनको 4 बार नहीं गिनेंगे, इसको कितनी बार गिनेंगे, 1 बार गिनेंगे, क्योंकि 1 तो हर बार सेम है। ये 2 2 2 लिखा 3 बार है, गिनेंगे कितनी बार, 1 बार, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट बताना है अपने को। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड। अब देखो सॉल्व कैसे करना है।
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिमाग के तौर पर भी क्या लगाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। तो भाई सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बना के बैठ जाओ। तो भाई मैं मैट्रिक्स बना के बैठ गया, लो भाई। ठीक है, अब तुम्हारे सामने मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, तुम समझना कि सर क्या बना रहे हैं। ठीक है भाई, मैट्रिक्स के 3 पार्ट कर दिए मैंने, क्योंकि यहां पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात चल रही है। क्योंकि यहां पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात चल रही है तो मुझे मालूम है कि एक डायगोनल होगा, डायगोनल के या तो नीचे 0 होता है या तो ऊपर 0 होता है, तभी तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और भाई साहब कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें डिस्टिंक्ट एंट्री बतानी है, वो भी मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा कितनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं मान लेता हूं, अब मुझे क्या मालूम है कि भाई साहब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए भाई, कितने आ गए भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन, बताइए ना टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आज भी कितने हैं, एन स्क्वायर है। डायगोनल में कितने एलिमेंट रहेंगे, एन एलिमेंट रहेंगे डायगोनल में। अच्छा अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई साहब यहां पे कितने एलिमेंट थे, यहां पे थे एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 एलिमेंट्स। भाई बोल हाँ के ना, हाँ के ना, देखे थे ना कि भाई यहां पे एक्स की वैल्यू तो फाइंड की थी। अब अगर इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है तो इन दोनों में से एक पार्ट 0 होगा। मैंने मान लिया ये 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बहुत सारे 0। ठीक है ना, एक बात बताना, क्या ये सारे 0 अलग अलग है, ये सारे 0 अलग अलग नहीं है ना। तो भाई साहब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेटा डिस्टिंक्ट पूछा गया है, कितनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज हम लोग डाल सकते हैं। ये तो सारी की सारी सेम एंट्रीज हो गई, तो क्या इन सेम एंट्रीज को अलग अलग गिनेंगे, नहीं, इन सेम एंट्रीज को एक गिनेंगे। तो यहां पे 0 है बहुत सारे, गिनना कितना है, कितना गिनना है, इन सबको एक गिनेंगे, इन सबको एक गिनेंगे एज 0 सारे सेम है। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ क्या ना, यही बात इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो गई, ये प्लस ये प्लस ये। तो भाई साहब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो गई एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 प्लस एन प्लस 1। क्या मेरी बात क्लियर है, एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 बाई 2। गॉट माय पॉइंट, ठीक है, लिखो ये इसका आंसर, छापो। चलो अगला क्वेश्चन क्या दे देगा बेटा, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, कितने मिनिमम या तो कितने मैक्सिमम डायगोनल मैट्रिक्स में जीरोस हो सकते हैं, 0 शून्य। ठीक है, तो आओ बनाते हैं। तो सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली मैंने, तो ठीक है ना, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी आती है अपने को भाई, टर टर टर। ठीक है, ये डायगोनल रहेगा अपने पास, ये नीचे वाले आइटम सारे, ये ऊपर वाले आइटम सारे। ठीक है ना, अब देख मुझे क्या मालूम है, सबसे पहले तो मिनिमम बना लेते हैं, मिनिमम जीरोस। भाई कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम जीरोस का मतलब क्या हुआ
कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, ऊपर नीचे कैसे होंगे, सारे शून्य, सारे शून्य। ठीक है ना। तो मेरे को तो ऑलरेडी मालूम है कि भाई अगर मिनिमम जीरोस बताने हैं, है ना, तो भाई कितने कितने लोग जीरो होंगे, तो मेरे को तो मालूम है कि यहां पे कितने लोग रहते हैं, n स्क्वायर माइनस n/2। जितने लोग यहां रहते हैं उतने ही लोग यहां रहते हैं, और यहां पे कितने लोग हैं, n लोग हैं। हाँ कि ना। अगर डायगोनल मैट्रिक्स बनना है तो ये वाले लोग और ये वाले लोगों को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो मिनिमम कितने जीरो आने पड़ेंगे, ये सारे लोग और ये सारे लोग कुल मिला के गायब हो जाए। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस n स्क्वायर माइनस n/2, इतने लोग जीरो देंगे। कितने हो गए ये, n स्क्वायर माइनस n। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर वो तुमसे पूछे कि भाई मैक्सिमम जीरोस इसके अंदर कितने मैक्स टू मैक्स जीरोस हो सकते हैं, है ना, तो भाई हमने क्या बोला, एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। 1 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल में एक आइटम है। सर बचे हुए तो जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहां से इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स बताना है, मिनिमम जीरोस तो वही है, अगर मैक्सिमम जीरोस बताना है, मैक्सिमम कुल कितने जीरो हो सकते हैं, सर सारे जीरो हो सकते हैं, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के। यहां पे देख कितने लोग हैं बेटा, यहां पे 8 जीरोस है। 8 का मतलब हो गया 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ऑर्डर इसका क्या है 3 क्रॉस 3। वैसे ही बेटा अगर मैक्सिमम जीरोस बताने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n स्क्वायर, और उन सारे में से सिर्फ एक केस माइनस कर दो जहां पे वैल्यू रखनी है, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम जीरोस। भाई ये कौन है, टोटल जीरोस, ये एक एंट्री जो डायगोनल में रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्की बात? आगे बढ़ जाए, लिखो। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने पीछे के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिया है, ट्रेस का, ताकि आपको ट्रेस थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है ना। बोला गया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, और ये एलिमेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, एलिमेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है ना। और बोला है ट्रेस ऑफ ए बताओ, ए का ट्रेस बताओ। तो हमको याद आना चाहिए कि सर ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सर जी ट्रेस होता है डायगोनल के एलिमेंट्स का समेशन। इसका मतलब ये होता है a11 प्लस a22 a33 एंड करते करते ann। हाँ के ना। इसको सिग्मा के फॉर्म में छोटा लिख दें तो अपन लिख सकते हैं aii, आई जाएगा 1 से लेकर के n। ये होता है ट्रेस का फॉर्मूला। हाँ के ना। और यहां पे ये देख aii एलिमेंट की जानकारी यहां पे दे रखी है, यहां पे aij दे रखा है, यहां पे j की जगह पे आज कौन है, i है। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बेटा सिग्मा i इक्वल टू, ये हो गया 1, यहां पे क्या लिख दोगे 2i स्क्वायर प्लस i। बोल कोई दिक्कत? इसकी जगह पे ये वैल्यू उठा के रख दिया मैंने, i की जगह पे i, j की जगह पे j, पर आज j की जगह पे कौन है i, तो रिप्लेस कर दिया। अब सिग्मा की प्रॉपर्टी है खुल जाता है, तो भाई खुल जाएगा सिग्मा 2i स्क्वायर प्लस सिग्मा i, i जाएगा 1 से लेकर के n, 1 से लेकर के n। अब सिग्मा की प्रॉपर्टी है स्केलर बाहर आ जाता है, तो 2 सिग्मा i स्क्वायर सिग्मा i। अब सिग्मा i स्क्वायर का फॉर्मूला आई होप सो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा होगा तो आपको आता होगा। तो भाई कितना जाएगा, ये 1 से लेकर के n जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस इसका कितना आएगा n प्लस 1 बाय 2।
ये तुम्हारा क्या बन गया बच्चा, आंसर। गॉट इट, छाप लो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ट्रेस पे, है ना, ट्रेस की प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज जब मैंने तुम लोग को लिखवाई थी तब मैंने कहा था कि एक बार प्रॉपर्टीज को पढ़ा रहने दो, जैसे जैसे अपन एडिशन वगैरह स्केलर मल्टीपल अपन जैसे ट्रेस में पढ़ लेंगे उसके बाद अपन इसका एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है भाई, a प्लस 2b एक मैट्रिक्स दे रखा है ना, a 2a - b दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है और तुमसे पूछा गया है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, ठीक है ना। तो एक साधारण स्टूडेंट की जब बुद्धि दौड़ती है तो वो क्या बोलेगा कि सर ट्रेस ऑफ a निकालो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि इन दोनों से मैट्रिक्स a कैसे निकालना है और मैट्रिक्स b कैसे निकालना है। तो आप a निकालो, सर b निकालो और ट्रेस निकाल के माइनस कर दो। मैं कहा बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं ना। ये हुआ मेथड नंबर 1, ये हुआ मेथड नंबर 1। पर जाहिर सी बात है अगर अपन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बेतुका सा मेथड तो अप्लाई नहीं करेंगे। तुम बेशक कर सकते हो, तुम भी करके देखना, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अपन एक प्रॉपर्टीज वाला, प्रॉपर्टीज बेटा पढ़ाते इसीलिए ताकि चीजें अपनी और सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है ना। तो आओ देख प्रॉपर्टीज से कैसे करेंगे, ठीक है। तो भाई मेरे को क्या पूछा गया है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, ठीक है ना। ये भी तो एक मैट्रिक्स है, हाँ के ना। तो मैं इसी का ट्रेस निकाल लेता हूं। तो मैंने क्या निकाल लिया, मैंने सीधा निकाल लिया a प्लस 2b का ट्रेस, मैंने इसी का ट्रेस निकाल लिया। कितना आएगा, ये प्लस ये प्लस ये, 1 + 1 2, कितना हो जाएगा ये -1। आई बात समझ में। और इसी का इसका ट्रेस निकाल लिया मैंने 2a माइनस b, ये कितना हो जाएगा 3। आई बात समझ में, ट्रेस निकाले, ट्रेस निकाल लिया। अब क्योंकि मैं ट्रेस की प्रॉपर्टी पढ़ चुका हूं कि अगर ट्रेस के अंदर दो मैट्रिक्स ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो ट्रेस अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब सर ये ऐसा लिखा जा सकता है, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ दूसरा इक्वल टू -1। और उसके लिए क्या लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी लिखवा रखी है, देखना जाके पीछे, आगे बात समझ में। अच्छा एक और प्रॉपर्टी लिखवा रखी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर आइटम मल्टीप्लाइड है तो ट्रेस से बाहर आ सकता है। म्हणजे सर म्हणजे ये 2 ट्रेस ऑफ b इक्वल टू -1, 2 ये 2 बाहर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू 3। अब ये क्या है भैया, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ट्रेस a ट्रेस b आ गया, वहां से निकल जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो और 2 को सॉल्व कर सकते हो तो तुरंत आंसर आ जाएगा। यानी क्या करना है तुम लोग को, सॉल्व बाय एलिमिनेशन अप्रोच, एलिमिनेशन अप्रोच से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। आंसर 1 और -1 आना चाहिए। किसका आएगा, सॉल्व करोगे तो ट्रेस ऑफ a का आंसर आएगा 1 और ट्रेस ऑफ b का आंसर आएगा -1। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 माइनस -1, आंसर कितना आ जाएगा 2। आइए बात, सॉल्व नहीं करके दूंगा, 12वीं के स्टूडेंट है हम लोग, ये उम्मीद मत करना कि ये भी सर सॉल्व करके देंगे, अपने आप सॉल्व कर ले, कुछ तो मेहनत करेगा, किसी बेड पे पड़े हुए देखना ही है। आगे बात समझ में, छाप। चलो मिटा दो। अब बेटा इसके अंदर एक छोटी सी चीज है ना, एक छोटा सा नोट है, नोट समझ के लिख ले इसको, है ना। नोट क्या है, नोट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है, सिर्फ लिखना है। तो तू एक बार को लिख ले, है ना। ये स्टेटमेंट याद रखना है तेरे को। क्या करना है, इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 देन a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। if determinant a is not equal to 0 then a is
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ नोट है और नाम है कि भाई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, जैसे कि ये 1 0 0 0, ठीक है ना, ये कोई मैट्रिक्स है। अब पूछ सकते हैं भाई कि क्या ये सिंगुलर है, तो क्या लिख दोगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट तो निकालना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। तो हाँ ये सिंगुलर है। आगे बात समझ में, अगर इस जगह पे ऐसा होता ये, अब बोलते क्या ये सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका आंसर 1 आता डिटरमिनेंट का, तो भाई नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग उसका नाम क्या दे देंगे, नॉन सिंगुलर। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो तो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास से अपन इसकी इंपॉर्टेंट चीज पे, मतलब इंपॉर्टेंट फेज में जाने वाले हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टिल देन जितना भी है सब रिवाइज करके रखना, वरना चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ठीक है ना, मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें कई कई चीजें तुमको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, थ्रू आउट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, पर मैट्रिक्स चैप्टर में ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें, ये जो बेसिकली जो नाम है, ये नाम तो याद रखने पड़ेंगे ना, कि भाई ये राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है ना। तो टिल देन रिवाइज करो, सब कुछ नोटबुक में अच्छे से ढंग से लिख के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।